हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 3 जो था संपूर्ण क्रांति, उसका सारांश देख लिए हैं। और अगर नहीं देखे आप लोग तो जा करके उसे देखें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो आइए बढ़ते हम अपने चैप्टर की तरफ, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। और इसकी हम लोग आज सारांश देखेंगे। सारांश क्यों ज़रूरी है आप लोग को पता ही है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है और 2-2 आता है सारांश, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। 5 दूनी 10 मार्क्स बहुत मैटर करता है ना। तो इसलिए इसे हम बहुत अच्छे से और बड़ा बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। हम लोग क्या करेंगे, सारांश को 2 भाग में बांट रखे हैं। एक उसकी लेखक परिचय रहेगी और दूसरा जो है उस कहानी का पूरा निचोड़ रहेगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ का जो लेखक परिचय है वो कुछ इस तरह से है कि इनके लेखक का जो नाम है वो रामधारी सिंह दिनकर नाम है और ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, बहुत प्रसिद्ध, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर है जो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। अर्धनारीश्वर का मतलब पता आप लोगों को? अर्धनारीश्वर का मतलब पता आप लोगों को? अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट में अर्धनारीश्वर का मतलब समझाऊंगा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुई थी और इनकी निधन जो हुई है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान इनका सिमरिया बेगूसराय बिहार है, ठीक है। सिमरिया इनका गांव का नाम था, बेगूसराय ज़िला है और बिहार राज्य है, ठीक है। माता का नाम था इनका मनरूप देवी और पिता जो थे इनके, उनका नाम था रवि सिंह। अब दोस्तों, लेखक परिचय से आपके एमसीक्यू भी आ सकते हैं, ठीक है। आपसे अगर पूछ दे कि अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक कौन है तो आप लोग फ़ौरन बता पाएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। आपसे भी बहुत बार ये पूछता है कि बताइए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस में रहेगा A, B, C करके ऐसा, तो उसमें जो ऑप्शन रहेगी 23 सितंबर 1908, उसे आप लोग टिक करेंगे, आपके 1 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बताऊंगा आप लोगों को एक बार कि सारांश पढ़ने से पहले एक बार आप लोग कोशिश ये करें कि अगर आपके लोग के पास पुस्तक है तो उसकी कहानियों को एक बार पढ़ लें। बड़ा इंटरेस्टिंग वाला कहानी है, बड़े मज़ेदार और बहुत सीखने वाली कहानी है। उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और बाकी जो डॉट रहेगा वो तो मैं सॉल्व करूँगा ही, उसके लिए तो मैं वही हूँ, है ना। तो चलो बढ़ते अपने कहानी की तरफ। अर्धनारीश्वर निबंध का जो सारांश है वो कुछ इस तरह से है, लिखेंगे। प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का मितकीय प्रतीक है जिसमें दिनकर ने अपना मनोचित आदर्श निरूपित किया है। लोगों का यह मानना है कि अर्धनारीश्वर एक ऐसा कहानी है, एक ऐसा निबंध है जो हमारे देश की एक आदर्श निचोड़ है, एक आदर्श क्या बोल सकते हैं उसे, छवि है ना। सॉरी, मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है। कल्पित समझते हैं, कल्पना क्या हुआ। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है एक ऐसा अंश, एक ऐसा शरीर जिसमें नर भी हो नारी भी हो, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत बार स्केच और स्टैचूज़ वगैरह में देख रखा होगा कि जो भगवान शंकर होते हैं वो उनकी तस्वीर के साथ साथ एक साइड में पार्वती जो होती है उनकी भी तस्वीर दिखाई जाती है ना। और बहुत बार होता है कि जो शादी वगैरह होती है ना, तो उस दरमियान कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है, मतलब एक तरफ का जो जेंट्स है उसके चेहरा को शो करेगा और एक तरफ के जो उसकी पत्नी है उसके चेहरा को, है ना। अर्धनारीश्वर से यही पता चलता है कि एक इंसान में ये दोनों का गुण होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ, जिसका आधा अंग क्या बोल रहा है, पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। मैंने बता रखा आपको, है ना।
अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं तथा एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। अर्थात अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होगी बल्कि उनके गुण में अभिवृद्धि होगी। लेखक कहते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है ये एक पुरुष और स्त्री का अंग है। बोलते हैं कि अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाता है, नारियों की जो ममता है, करुणा है, प्रेम है, वो अगर पुरुषों में आ जाती है तो इससे पुरुषों की ताकत कम नहीं होगी बल्कि उसकी मर्यादा में और बढ़ोतरी हो जाएगी, उनमें गुण की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई थी। जिंदगी दो भागों में बट गई। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। दोनों अपने कर्तव्य से विचलित हो गए। नर कर्कश और कठोर हो गया। युद्ध में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा, और ना ही उन सिंदूर वालियों को ही फिक्र है। ठीक है। लेखक बोलते हैं जब कृषि का विकास होता है, जब कृषि पे लोग निर्भर होने लगते हैं, तो उस वक्त जो नारी की जो पराधीनता थी, उनकी महानता थी, वो सब क्या हो गए, पराधीन हो गए, विलुप्त होने लगे। उस वक्त हुआ ये कि जो जिंदगियां थी वो दो भाग में बढ़ जाती है। नारी और पुरुष के अलग अलग गुण देखने लगते हैं लोगों का कहना होता है कि पुरुष बड़ा ताकत है, पुरुष में बल है, तो इसलिए पुरुष कुछ भी कर सकता है। उस वक्त होता ये था कि बहुत बार जब जंगें लड़ी जाती थी तो उस वक्त पुरुष ये भूल जाते थे कि हाँ भाई, जब मैं जंग लड़ रहा हूँ तो मेरी बदन से जो खून निकल रही हो सकती है, मेरी जब जान जाएगी तो उस वजह से सिर्फ मेरी जान ना जाएगी, मेरी रक्त नहीं बहेगी, बल्कि मेरे पीछे जो मेरी फैमिली है, जो मेरी परिवार है, वे भी विचलित हो जाएंगे, वो भी बिखर जाएंगे। लेखक बड़े गहरे सोच से ये बात को लिखते हैं और ये बोलते हैं कि जब उनका रक्त बहता है तो उस वक्त वो ये भूल जाते हैं कि भाई, मैंने जिन्हें अपना हमसफ़र बना करके लाया है, जिनकी मैंने सिंदूर भरा है, उनका क्या होगा, ये भी वो भूल जाते हैं। उस दरमियान होता ये है कि जो सिंदूर वालियाँ होती हैं उनको भी इस बात की फिक्र नहीं हुआ करती थी। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में संधिवर्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गंभीर गंधारी के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। बोलते हैं लेखक कि अगर कौरव की जो सभा हो रही थी वो संधि के बाद, उस वक्त अगर कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होती और कृष्ण और दुर्योधन वहाँ पे नहीं होते उस संधि में, वहाँ पे कुंती और गंधारी अगर होती तो महाभारत नहीं होता। इनका कहना है कि जो दो पुरुष जाकर के वो सभा कर रहे थे, किसी पंचायत को कर रहे थे, जब कृष्ण और दुर्योधन जब बीच में आकर के अपने फैसले लेते कि हाँ भाई, हमें जंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो वो फैसला अगर कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो उन लोग ये फैसला लेते कि हाँ भाई, युद्ध करना सही बात नहीं है ना। महाभारत का युद्ध उस वक्त नहीं होता अगर ये दो औरतें जाकर के वो फैसला लेती तब। क्यों? क्योंकि इनमें करुणा होती है, ये आगे पीछे की बात को समझती है ना। आइए बढ़ते हैं। लेखक इस पाठ में नारी के महत्व को बताया है। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। मुंशी प्रेम जी का एक स्टेटमेंट है, एक पंक्ति है जिसमें वो बोलते हैं कि भाई, पुरुष में अगर नारी का गुण आ जाता है तो वो देवता के समान हो जाता है, क्योंकि उनमें करुणा, प्रेम भाव जगने लगता है। लेकिन अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाए, पुरुष की जैसा अगर वो बलशाली हो जाए, पुरुष की जैसा अगर वो बाहर निकल करके काम करने लगे, वो पुरुष की तरह अगर सोच रखने लगे, तो जो नारियां हैं वो अपने आप को, अपने करुणा और ममता को भूल करके वो एक राक्षस की समान हो जाती है। ये हमारे प्रेमचंद जी बोलते हैं। ठीक है।
बहुत बार आप लोगों ने ऐसे केस पढ़े होंगे, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ भाई उस नारी ने किसी के साथ गलत किया है, ये किया है ना। तो उन्हीं की ये बात को ये बोलते हैं। लेखक नारियों के प्रति लोगों के सोच को भी इस पाठ में उजागर करते हैं। वह कहते हैं कि समाज में नारी को ही नागिन या जादूगरिन समझा जाता है, परंतु लेखक इस बात को झूठ मानते हैं। नर अपनी दुर्बलता छुपाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इजाद करता है। रामधारी सिंह बोलते हैं कि आज के समाज में नारियों को जो है वो नागिन और जादूगरिन जैसा शब्दों से बोला जाता है कि हाँ भाई ये तो नागिन है, विषकन्या है, ये है, वो है, मतलब अलग अलग तरह से। लेकिन लेखक बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि जो पुरुष होते हैं वो अपने अंदर की जो कमजोरी है उसे छुपाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचार की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही। उन्होंने गांधी जी की पोती द्वारा लिखित पुस्तक बापू मेरी माँ की भी चर्चा की, जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसा दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। दोस्तों, इस पूरी सारांश से आप लोगों को 2-3 बातें जो है वो अपने जीवन में लानी चाहिए और इससे सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें पुराने ख्यालात से आगे बढ़ने चाहिए। और अभी के दौर में भी बहुत बार ऐसी होती है कि किसी एक नारी या फिर किसी एक स्त्री की गलतियों की वजह से उन हज़ारों नारियां और उन लाखों बच्चियों को तालीम यानी कि शिक्षा से दूर कर दिया जाता है। उन्हें वो मौका नहीं दिया जाता जो वो कुछ करना चाहती हैं। बहुत बार आप ऐसे सुने होंगे कि हाँ भाई फला गांव में, किसी गांव में किसी लड़की ने कुछ गलत कर डाला है या फिर किसी वजह से उसने कुछ गलत कदम उठा लिए हैं, तो उस वजह से वहाँ के जो आस-पास के लोग होते हैं, साथ साथ पढ़े लिखे लोग और बुद्धिजीवी लोग भी ऐसा सोचने लगते कि भाई उस लड़की ने जब ऐसा काम किया है तो मेरे घर की भी लड़कियां तो ऐसे कर सकती हैं, उस लड़की ने जब ऐसा गलत किया है तो मेरे घर के भी तो ऐसे कर सकती है। और इसी सोच की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने भी बहुत बार गाँव में देखा है कि किसी एक लड़की के साथ अगर गलत हो जाता है तो वो दूसरे, तीसरी, चौथों, पाँचवीं और ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी का तबाह करके चला जाता है। वो घटना मेरे गांव में एक घटना हुई थी कि एक लड़की के साथ कुछ गलत हो गया था, तो उस लिए हमारे गांव से जो लोग काफ़ी दूर पढ़ने जाया करती थी उन लोगों की पढ़ाई को रोक दिया गया था कि अब आप लोग वहाँ तक पढ़ने नहीं जाओगे। और ये बात एकदम हकीकत है ना। तो इन मेंटलिटी को चेंज करते हुए हमें क्या करना चाहिए कि उन लोगों को मौका देना चाहिए, है ना। और जो हम लोगों के अंदर, पुरुषों के अंदर, लड़कों के अंदर जो ऐसी स्टेटमेंट में कि हाँ भाई वो तो वैसे है, उसकी सोच ऐसा है, गंदा है ना, तो इस सोच से भी हमें दूर होना चाहिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्हें जो हम लोगों ने रौंद कर रखा है, 4 दीवारों में कैद करने की जो मेंटलिटी है, उसे क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। उन्हें मौका देना चाहिए, है ना। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चियों को पढ़ाने से मना कर रहा है किसी वजह से, तो उन्हें समझाना चाहिए हमें बढ़ करके, है ना। अगर हमारे घर में भी बहुत लोगों का अगर ऐसा सोच है कि हाँ, तो अपने बड़ों बुजुर्गों को समझाना चाहिए, है ना दोस्तों। तो जिस तरह से पुरुष जितने ताकतवर हो उसी तरह से औरतें भी ताकतवर होती हैं। अगर आप में स्त्रियों के गुण आते हैं, मैंने जैसे बताया कहानी में, तो होगा क्या कि आपके अंदर प्रेम भावना आ जाएगी, है ना। आप देखो नॉर्मल कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल के पहले जो क्लास पढ़ा है, जैसे प्री क्लासेस में जिसमें बोलता हूँ, जैसे कि नर्सरी, केजी, इन सब की जो टीचर्स होती हैं वो अक्सर लेडीज़ क्यों हुआ करती है? आप लोगों ने कभी सोचा है क्यों होता है लेडीज़? रीज़न, क्योंकि लेडीज़ के अंदर सहने की शक्ति जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है।
लड़का उन लोगों को मैम पढ़ाती है ना, तो अगर कोई बच्चा कुछ बदमाशी कर रहा है तो उसे उन लोग संभाल लेती है। लेकिन वही अगर पुरुष टीचर वहाँ रहे तो वो फ़ौरन गुस्सा हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुआ, फिर उसके बाद अपने आपा खो देगा। हो सकता है उस बच्चे को मारे पीटे। इसलिए क्या करते हैं कि प्री स्कूल के जो भी क्लासेस होती है उनमें ज़्यादा करके मैम हुआ करती है, मिस हुआ करती है, एक लेडीज़ होती है, क्योंकि वो उन लोग के अंदर करुणा हुआ करता है ना। तो आप लोग उनसे सीख लेना चाहिए, ना कि उनसे वो जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनको पीछे करने के लिए नए नए शब्द का इस्तेमाल करो कि हाँ भाई ऐसे है, फला है, ढका है ना। इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। तो जब आप पढ़ते हैं तो उससे मैसेज को निकालिए, ना कि सिर्फ कहानी को पढ़ें, एग्ज़ाम दिए, पास हो गए, ख़त्म कहानी। ये एजुकेशन का मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया था कि ये जो कहानी है उससे बहुत कुछ सीखने को है, और मैंने इसमें जो MCQ बना है वो भी मैंने बता दिया है, और जो कुछ बीच में टॉपिक्स आ रहे थे, जो पॉइंट थे, वो भी मैंने बताया है। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसे नोट्स करें, इसके मैसेज को निकालें, और अगर आप लोगों से कोई सवाल है तो उसे कमेंट करें, मैं उसे डिस्कस बहुत जल्द करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।